स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखें, जीवन में उतार चढ़ाव की प्रक्रियाएं सतत रूप से जारी रहती हैं, जिसको हम जीवन की क्रियाशीलता कहते हैं। जीवन में ही नहीं, अगर हम संपूर्ण विश्व की बात करें, संपूर्ण ब्रह्मांड की बात करें, तो ब्रह्मांड से लेकर प्रत्येक जीव जंतु तक, या जो ब्रह्मांड हमारे जो ज्ञात ज्ञान है, हमारा जो ज्ञात ज्ञान है, उसमें सबसे बड़ा अवयव क्या है? ब्रह्मांड। और सबसे छोटा अवयव वैज्ञानिकों के अनुसार जो सेगमेंट है, अवयव मिले तो सेगमेंट अवयव बोले तो सेगमेंट, जो है सबसे छोटा सेगमेंट परमाणु है, एटम जिसे हम कहते हैं। तो एटम से लेकर यूनिवर्स तक, अर्थात परमाणु से लेकर ब्रह्मांड तक, जो भी तंत्र है, जो भी सिस्टम है, जो भी तत्व है, जो भी पहलू है, लगातार परिवर्तनशीलता के दौर से गुजर रहा है। और ये परिवर्तनशीलता शाश्वत है, यूनिवर्सल है, क्योंकि परिवर्तनशीलता प्रकृति का सबसे महत्वपूर्ण एवं मौलिक गुण है। अब इस परिवर्तनशील चक्र में कौन सा पहलू, कौन सा एस्पेक्ट हमारे लिए धनात्मक चिन्ह छोड़ जाता है और कौन सा पहलू या एस्पेक्ट हमारे लिए ऋणात्मक चिन्ह छोड़ जाता है। अगर उसने धनात्मक छोड़ा तो हमने उसको वरदान मान लिया। किसका वरदान? प्रकृति का। या उसे हमें भगवान की संज्ञा दे दी। अगर ऋणात्मक चिन्ह छोड़ गया तो हम उनसे अभिशाप मान लेते हैं और उसे शैतान की संज्ञा दे देते हैं। लेकिन जीवन तो जीना है। लेकिन किस प्रकार का जीवन जीना है? तो सामान्य परिस्थितियों में जब हम अपने जीवन की विवेचना करते हैं तो सोचा जाता है कि कैसा जीवन जिए। तो हमारे समाज में स्थानीय स्तर से लेकर वैश्विक स्तर तक बहुत से ऐसे जीवन हैं, ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनका हम अनुसरण करते हैं। और उस अनुसरण की प्रवृत्ति क्या होती है? जो हमारा झुकाव होता है, जो हमारा इंटरेस्ट होता है, जो हमारी अभिरुचि होती है। कोई फिल्म एक्टर बनना चाहता है तो जो हमारे तंत्र में जो फिल्म एक सिस्टम है, उससे जुड़े लोगों का अनुसरण करता है। कोई राजनेता बनना चाहता है, कोई वैज्ञानिक बनना चाहता है। तो तरह तरह के एस्पेक्ट्स हैं। तो उन पहलुओं को हम आदर्श मानकर हम अपनी क्रियाशीलता को जारी रखते हैं। लेकिन ये क्रियाशीलता सामान्य परिस्थिति में है। जैसा कि मैंने बताया कि जब प्राकृतिक चक्र चलता है तो बहुत से ऋणात्मक तत्व हमारे सामने आ जाते हैं। और जब ऋणात्मक तत्व आ जाते हैं तो हमें जीवन जीना है, और वह अभी सुव्यवस्थित जीवन जीना है। तो किस प्रकार का जीवन? तो अमूमन या सामान्यतः सभी व्यक्ति यही सोचते हैं कि अगर मैं किसी क्षेत्र में हूं, चाहे स्थानीय स्तर पर हूं, राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रतिनिधित्व मैं दे रहा हूं या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो हम ओमनीपोटेंट बन जाएं, सर्वशक्तिशाली बन जाएं। लेकिन ओमनीपोटेंट या सर्वशक्तिशाली बनने के लिए प्रयास करना होगा। तो किस प्रकार का प्रयास हो? प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन उसका कुछ आधार होना चाहिए। लेकिन जब परिस्थितियां असामान्य हो जाती हैं और जीवन उसी तरह हमें जो जीना है, तो हम क्या करें? समायोजन करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं, अपना अनुकूलन करते हैं, फेवरेबल कंडीशन की खोज करते हैं। जैसा कि आज स्थानीय स्तर से लेकर वैश्विक स्तर तक कोविड-19 के कारण जो हमने भूतकाल में सोचा था कि हमारा भविष्य ऐसा होगा, पूरे विश्व के लोगों ने
दिसंबर 19 जनवरी 20 तक आते आते उस प्रवृत्तियों में परिवर्तन हुआ और आज तक, आज के दिन तक सब कुछ परिवर्तित हो चुका है। जो हमने सोच रखा था उसके विपरीत हुआ, लेकिन हम संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि संघर्ष ही जीवन है। लेकिन संघर्ष का दायरा क्या है? संघर्ष का दायरा कौन निर्धारित करेगा? उसकी चौखट का निर्धारण कौन करेगा? देहरी का निर्धारण कौन करेगा? थ्रेशोल्ड कैसे हम लिमिट करेंगे? तो कोविड-19 के दौर में हमें जीना है तो हमें प्रयास करना होगा, लेकिन प्रयास के साथ जो हमारा जीवन है वो हमारा जीवन क्या हो? उत्कृष्ट हो। तो वैश्विक स्तर तक, स्थानीय स्तर से लेकर वैश्विक स्तर तक सब कुछ परिवर्तित हो गया। जो कल क्रियात्मक पहलू हमारे सामने दिखाई देते थे 4-5 महीने पहले, आज नहीं दिखाई दे रहे हैं, और कल क्या होगा पता नहीं। लेकिन हमें जीवन जीना है। तो जीवन जीने के लिए चाहे किसी भी स्तर पर हो, हमें सेवा देनी पड़ती है, सर्विस करनी पड़ती है। माता पिता को अपने बच्चों के लिए, अगर बच्चे लायक हैं तो माता पिता की सेवा करेंगे। तो सर्विस या सेवा शब्द जो हमारे सामने आया है उसके कई पहलू हैं, भौतिक पहलू और आध्यात्मिक पहलू भी। भौतिक पहलू में हम जब किसी के साथ या किसी तंत्र में किसी व्यक्ति के साथ उसकी सेवा करते हैं तो उसका हमें क्या मिलता है? लेबर चार्ज मिलता है, सर्विस चार्ज मिलता है, जिसे आप सैलरी बोलते हैं। अध्यात्म में देखा जाए तो लोग कहते हैं भगवान की सेवा करो। अजीब सी विडंबना है कि हम भगवान की सेवा कैसे करें। लेकिन सेवा लेकिन वैसी सेवा हम करें कि सेवा के साथ साथ आपकी प्रतिष्ठा, आपकी गरिमा बनी रहे। तो राष्ट्रीय परिदृश्य को अगर हम देखते हैं तो जो हमारा एक राष्ट्रीय तंत्र है, हमारा जो नेशनल सिस्टम है, डेमोक्रेटिक है। तो डेमोक्रेटिक तंत्र में, डेमोक्रेटिक सिस्टम में हमें सेवा करने का आधार क्या है? तो सामान्य भाषा में बोलते हैं नौकरी, हालांकि सर्विस। तो नौकरियां या सर्विसेज जो इस समय है सीमित हो चुकी, उसके कई कारण हैं। लेकिन जब भी हम सेवा या सर्विस की बात करते हैं भौतिक स्तर पर, तो कुछ प्राइवेट एजेंसियां हैं, कुछ सरकारी एजेंसी, तो वहां हम नज़र दौड़ाने की कोशिश करते हैं। तो जो नज़र हमारी जाकर एक टारगेट फिक्स करती है, जो हमारा गोल है, या तो नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ, लेकिन प्रकृति का नियम है कि नीचे से ऊपर की तरफ चले, स्टेप बाय स्टेप। तो जहां तक भारतीय लोकतंत्र की बात है, यहां के लोगों की समझ है, उत्सुकता है, इस संदर्भ में देखा जाए तो यहां का नौजवान जो युवा वर्ग है, किशोरावस्था से आगे बढ़ रहा है। बहुत से बच्चे 10th में या 10+2 के बाद ही सेवा भाव उनके दिमाग में आता है। बहुत से लोग, जैसे हमारे समाज में होता है कि बच्चा जब पैदा होता है घर में, या बच्ची पैदा हुई तो लोग बोलते हैं डॉक्टर बनेगी, बच्चा पैदा हुआ तो बोलेंगे इंजीनियर बनेगा। और जैसे हम आगे बढ़ते चले गए, संभावनाओं का दायरा बढ़ता चला गया। तो जब प्रतिष्ठा वाली सेवा की बात होती है तो माता पिता के साथ साथ जो युवा वर्ग है वो अभी सोचता है काश मैं भी सिविल सर्वेंट बन जाता,
क्योंकि ये जो सिविल सर्वेंट जो सिविल सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, उनको सिविल सर्वेंट को सिविल सर्विसेज, जो इसका टर्म दिया गया आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, ये एक प्रतिष्ठा का विषय बन चुका है। इसका समाज में क्रेज है, कई तरह के, इस क्रेज के कई प्रतिरूप हैं। जब फॉर्मल क्लासेज होंगी उसमें बात की जाएंगी, लेकिन वो जो क्रेज है उसका लाभ कौन उठाता है आगे पता चलेगा, लेकिन क्रेज है। तो हम अपने जीवन में जो सेवा का भाव है, जिसे आप कैरियर बोलते हो, तो कैरियर का चुनाव कैसे करें? तो निश्चय ही जो युवा वर्ग संवेदनशील हैं या उनके अभिभावक संवेदनशील हैं, तो उनको सुझाव देते हैं कि आप आईएएस, आईएफएस या स्टेट पीएससी से प्रशासनिक सेवाओं में जाओ। अब सवाल ये है कि जो ये टाइटल आपके पास दी गई, कैरियर इन सिविल सर्विसेज, चॉइस एंड स्ट्रेटजी, तो चॉइस आपकी क्या होनी चाहिए? तो उस सेवा, उस करियर का आप चुनाव करें जो आपके लिए प्रासंगिक हो, और उस सेवा को आप इंजॉय करो। अभी आगे चलकर एक महान सेवक की मैं बात करूंगा जो अपनी सेवा को कैसे एंजॉय किया, अर्थात जिस सेवा के प्रति आपका रुझान बढ़ रहा है उसके प्रति आपकी अभिरुचि हो, और अभिरुचि जुनून तक हो। अभिरुचि कहां तक हो? जुनून तक। तब सेवा से संबंधित प्रवृत्ति की तैयारी करने में भी और सेवा करने में भी मजा आएगा। तो इस संदर्भ में देखा जाए तो भारतीय प्रशासनिक सेवा, जिसको सिविल सर्विसेज का नाम हम देते हैं, अति प्रासंगिक है। और प्रासंगिकता का स्तर क्या है? स्थानीय स्तर, राष्ट्रीय स्तर और वैश्विक स्तर तक हर जगह यह प्रासंगिक है। यानी कहने का तात्पर्य है लोकल, नेशनल एंड ग्लोबल लेवल की जो सिनेरियो है, जो परिघटनाएं हैं, जो परिस्थितियां हैं, उनको देखते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा सबसे प्रासंगिक सेवा है। मोस्ट रिलेवेंशियस सर्विस ऑफ आवर नेशन, अर्थात सिविल सर्विस राष्ट्र की सबसे उत्कृष्ट सेवा है। मोस्ट एक्सलेंट सर्विसेज ऑफ द नेशन। अब सवाल यह है कि जब इतनी ये उत्कृष्ट है तो इसमें सिलेक्शन भी उन उत्कृष्टताओं को, उन उत्कृष्टता को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। तो आप या जो और भी स्टूडेंट्स हैं, कम से कम जब वो ग्रेजुएट होते हैं या पहले भी, तो कहीं ना कहीं उनके मन मस्तिष्क में यह चेतना जागृत होती है, एक जागरूकता की भावना उत्पन्न होती है कि काश मैं भी आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस बन जाता। देखो, ये भावनाएं हमें कैसे पता है? आप ही मार्ग निर्देशित करते हो हमें। मेरे पास फोन आते हैं, डायरेक्ट गांव का बच्चा है, सीधे बोलता है आईपीएस की तैयारी करवाते हो क्या? उसको आईपीएस पता है,
चाहे जिस माध्यम से उसकी प्रासंगिकता को पता चला, उसकी प्रासंगिकता का लेवल क्या, स्तर क्या, वो दूसरी बात है। तो उसे आईपीएस बनना है, आईएएस बनना है। और आज की सोशल मीडिया ने तो और भी इसको क्या किया, अपलिफ्टमेंट दे दिया। लेकिन सवाल यह है कि ये जितनी भी बातें हमने आपसे की, ये उसका एक क्लाइमेक्स है। अब जमीन पर आना पड़ेगा कि हमें तैयारी करनी है इतनी उत्कृष्ट सेवाओं की, तो कैसे करें। तो इन उत्कृष्ट सेवाओं की तैयारी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, अगर राज्य की तैयारी कर रहे हैं राज्य की प्रशासनिक सेवाओं की, तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कराते हैं। लेकिन इनकी तैयारी के लिए सबसे पहले आपको जरूरत क्या है, सुनियोजित प्रयास। अर्थात आपको सुनियोजित प्रयास की आवश्यकता है। वेल प्लान्ड एफर्ट, सुनियोजित प्रयास। अब सुनियोजित प्रयास कौन करेगा? तो देखो, भारत की सबसे उत्कृष्ट सर्विस, सबसे उत्कृष्ट सेवा है, जिसका नाम सुनते जब आप हैं तो जुनून पैदा हो जाता है। लेकिन इसकी तैयारी करने की क्राइटेरिया इतनी सिंपल है, इतनी साधारण है कि कोई भी स्टूडेंट सिंपली ग्रेजुएट है, स्नातक है, 33% पाकर वो पास है, तो वो अभी तैयारी कर सकता है। तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। कई बार हमारे सामने ऐसे क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स के कि सर इसके लिए कोई क्राइटेरिया, इतने परसेंट, 90%, 70%, 50%, तो कोई क्राइटेरिया, कहने का मतलब कोई डिमार्केशन नहीं किया गया। यदि आप सिंपली ग्रेजुएट हैं, सामान्य तौर पर स्नातक है, तो आप तैयारी कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं आपके मस्तिष्क में ये तथ्य जरूर कुछ न कुछ संवेदनाओं को जागृत करता होगा कि इतनी बड़ी परीक्षा की तैयारी, इसमें तो कोई परसेंटेज निर्धारित नहीं किया, अन्य परीक्षाओं में कर दिया। तो ऐसा क्यों? क्योंकि इसी लाइन में इस परीक्षा की स्ट्रेटजी छुपी हुई है। जिस पर आगे मैं चर्चा आपसे करूंगा। सबसे पहले आज अभी मैं जो बात आपसे करने जा रहा हूं, आप 12th के बाद सोच रहे हो या आफ्टर ग्रेजुएशन सोच रहे हो, आप मेडिकल से ग्रेजुएट हो, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो, कॉमर्स ग्रेजुएट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका कितना परसेंट है, बस आप पास हो, ये चलेगा। बस आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। फिर आपके जहन में, मस्तिष्क में सवाल गया क्या है, तो उन बड़े बड़े व्यक्तित्व का परीक्षण करो। हो सकता है जिनको हम आदर्श मानते थे, वो किस यूनिवर्सिटी के, किस कॉलेज के टॉपर्स लोग थे। उन्होंने प्रयास किया और प्रयास करने के बाद जो उनका लक्ष्य था प्राप्त कर लिया। तो आपको भी प्रयास करना है। प्रयास का तरीका क्या होगा? आप गांव में हो, आप शहर में हो, आप रिमोट एरिया में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपका मेंटल स्टेटस स्ट्रांग होना चाहिए कि जिस परीक्षा की आप तैयारी करने जा रहे हो उसके लिए सुनियोजित प्रयास हो। अगर सुनियोजित प्रयास है तो अल्प संसाधनों में हम चरम पर पहुंच सकते हैं। अगर सुनियोजित प्रयास न हो तो संसाधनों की भरमार हो, लेकिन आप उसकी नींव को हिला भी नहीं सकते हो।
तो सबसे पहले आपको जरूरी है कि माइंड को फ्रेश करो, एक दीर्घकालिक योजना बनाएं और वेल प्लान्ड एफर्ट का इनिशिएशन करें, सुनियोजित प्रयास की शुरुआत करें। अब सुनियोजित प्रयास कैसे होगा? और यह प्रयास अक्सर आप करते हो, आपने नहीं किया तो घर में किया जाता है, पड़ोस में किया जाता है। घर में कोई भी कार्य होता है, समाज में कोई भी कार्य होता है, वही कार्य सफल होता है, पूर्ण अंजाम तक पहुंचता है जिसका प्रयास सुनियोजित था। चाहे घर में शादी विवाह का मामला हो, घर में कोई फंक्शन का मामला हो, सोसाइटी में कोई फंक्शन हो रहा हो, राजनीतिक स्तर पर कोई फंक्शन हो रहा है, जब तक आप सुनियोजित प्रयास नहीं करोगे तब तक वो क्या होगा? सफल नहीं होगा। तो सुनियोजित प्रयास का पहला चरण क्या होना चाहिए? जो आप प्लानिंग कर रहे हो उसका पहला चरण क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले जो कार्य करने आप जा रहे हो, जिसका आपने चुनाव कर लिया, यहां कार्य से तात्पर्य उस प्रक्रम से जिसको आप शुरू करने जा रहे हो, वो प्रोसेस क्या है जहां आप इन्वॉल्व होने जा रहे हो? प्रिपरेशन फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो सिविल सेवा है क्या? इस एग्जामिनेशन के थ्रू जब आप जा रहे हो, सिविल सेवक बन रहे हो, तो आप बनने क्या जा रहे हो? निश्चय ही सेवक बन रहे हो। सेवक का इंग्लिश टर्मिनोलॉजी पर थोड़ा ध्यान दो। आप क्या बोलते हैं सेवक को? सर्वेंट। और सामान्य हिंदी भाषा में सर्वेंट का मतलब होता है नौकर। आप नौकर बनने जा रहे हो, ऑफिसर नहीं, नौकर बनने जा रहे हो। तो किसका नौकर, किसका सेवक? राष्ट्र का। कौन सा राष्ट्र? इंडिया, दैट इज भारत। तो राष्ट्र का सेवक बन रहे हो, इसका मतलब कि राष्ट्र के लोगों का आप सेवक हैं। अब सवाल है कि आधार शुरू हो गया। अगर आप कहीं भी तैयारी करने जा रहे हो, मेरे पास हो, किसी के पास हो, अगर मौलिक अवधारणा आपके पास नहीं है तो अक्सर आपने एक तथ्य को सुन रखा है अपने सीनियर से, अरे ये स्टूडेंट प्रीलिम्स पास कर गया, मेंस पास कर गया और इंटरव्यू साक्षात्कार से वापस आ गया। तो जब हम वापस होते हैं तो फेल हो जाते हैं। लेकिन हमारे समाज में क्या बोला जाता है? और इसने मेंस क्वालिफाई किया, इसने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, सो व्हाट? जब आप 1000 सीट जो आती है उसमें से एक सीट लेकर आओगे तब हम समझेंगे कि आप सफल हो। तो आप असफल इसलिए होते हैं, या जो लोग हो चुके हैं बार बार असफल होते हैं, कहीं ना कहीं उनमें मौलिकता की कमी होती है। मौलिकता का स्वरूप अनेक हो सकता है। तो उस मौलिक का जो मौलिक तत्व है, फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ द फंडामेंटल, वो क्या है? सबसे पहले हमें इस सेवा के आधार को जानना है। तो सेवा का आधार है कि आप राष्ट्र के सेवक बनने जा रहे हो। आपका महत्व कितना है आगे मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले शब्द हमारे पास आया द नेशन, राष्ट्र और राष्ट्र के लोग। द नेशन एंड वी द पीपल। तो सबसे पहले कि राष्ट्र क्या है? तो राष्ट्र की परिभाषा राजनीतिक विज्ञान में कुछ अलग अलग बताई जाती है, लेकिन आपको इसका व्यवहारिक स्तर प्राप्त करना होगा। भारत का राष्ट्र के रूप में उदय कब हुआ? उदय शब्द लिया गया है, जन्म नहीं। उदय आज भी हो रहा है, लेकिन 1947 में 15 अगस्त 1947 में हमें
उस उदय का आभास हुआ। जैसे सुबह सुबह सूर्य का उदय होता है, 15 अगस्त 1947 में भारत नामक राष्ट्र का उदय हुआ। हालांकि इसकी निर्माण की प्रक्रिया, जैसे मां के गर्भ में बच्चे के निर्माण की प्रक्रिया चलती है, उसी प्रकार से इस भारत रूपी जो मां है उसमें राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया वर्षों से जारी थी। कब से जारी थी? जब आप ऐतिहासिक काल का अध्ययन करेंगे, आपके सिलेबस में जब इतिहास का अध्ययन कराया जाएगा, उस समय आपको पता चलेगा। अगर आप 10+2 तक भी अगर सोशल साइंस में हिस्ट्री को पढ़ा है तो इतना आप जानते हो, और इस पॉइंट ऑफ व्यू को दिमाग में रखो कि इसी तरह से आपको अध्ययन भी करना है। भारत कोई एक दिन में पैदा हुआ राष्ट्र नहीं है। ये अपना भारत हिंदुस्तान अनेकों बार संशोधित और परिमार्जित हुआ। संशोधन और परिमार्जन के दौरान अनेक प्रकार के इसमें संशोधन, कहने का मतलब रिफॉर्म हुए, लेकिन रिफॉर्म का स्वरूप अलग अलग था, क्योंकि हम बहुत जटिल हैं। हम राष्ट्र के रूप में बहुत जटिल हैं। हम अपने आप में राष्ट्र नहीं, अपने आप में क्या है? विश्व है। इसीलिए तो हम हमारे विषय में क्या कहा जाता है? सब कॉन्टिनेंट। विश्व की हर व्यवस्थाएं, हर जाति, हर धर्म यहां निवास करते हैं, तो कितनी कॉम्प्लेक्सिटी। तो राष्ट्र के विकास का जो संदर्भ है वो पाषाण काल से ही आरंभ होता है। मौर्य काल तक आते आते राष्ट्र की परिकल्पना हमें दिखाई देती है। चूंकि ऐतिहासिक तथ्य लिखित नहीं हमारे पास है, विवाद है लोगों में, लेकिन याद करें आप चंद्रगुप्त मौर्य को, नंद वंश के बाद उसने एक ऐसे राजनीतिक भौगोलिक क्षेत्र का क्रिएशन किया विद द हेल्प ऑफ चाणक्य, कौटिल्य, जो फारस से लेकर, ईरान से लेकर कामरूप तक, बर्मा की सीमा तक, और तिब्बत से लेकर कन्याकुमारी के आसपास तक विस्तृत था। वो भी एक राष्ट्र था, लेकिन संशोधन हुआ। फिर मुस्लिम संस्कृति का आगमन हुआ, यूरोपीय संस्कृति का आगमन हुआ। हम प्रतिक्रिया करते रहे, तर्क वितर्क करते रहे, युद्ध लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे। अंततः हमें 1947 में एक संशोधित राष्ट्र मिला। संशोधित शब्द हमने इसलिए लिया कि जो हमारा राष्ट्र था, अगर इस तरह से मैं खड़ा हूं तो दोनों भुजाएं कट गई, इधर बांग्लादेश के रूप में, इधर पाकिस्तान के रूप में, जो कि आज भी सरदर्द बना हुआ है। लेकिन जो हमें राष्ट्र मिला, इसकी चुनौतियां बहुत ज्यादा थी। देन टाइम 15 अगस्त 1947 में क्या था हमारे पास? चुनौतियां ही चुनौतियां। राष्ट्रीय, स्थानीय स्तर, राष्ट्रीय स्तर, वैश्विक स्तर, जो कुछ हमारे पास संपदा थी, एक दुधारू गाय और भैंस की तरह 190 वर्ष में पूरी तरह से निचोड़ ली गई थी। 1757 में प्लासी के वार के बाद हमने सब कुछ गिरवी रख दिया, और 1947 तक जाते जाते हमारे एक एक नस से रुधिर, ब्लड का एक एक बूंद निचोड़ लिया गया था। फिर करोड़ों जनसंख्या का पालन पोषण हमें करना था, और उस जनसंख्या में विषमता बहुत ज्यादा थी। कई लोग बात करते हैं कि अमेरिका इतना जल्दी विकसित हुआ, चीन इतना विकसित हुआ। अरे भाई, ये तो ध्यान रखो कि वहां पर कल्चरल डाइवर्सिटी नहीं, हमारे यहां कल्चरल डाइवर्सिटी कितनी खतरनाक है। आप देखो, आप रोज देख रहे हो। तो देन टाइम लीडर्स, जो उस समय के राजनेता लोग थे, भारत के विकास के लिए एक अप्रोच पेपर तैयार किया, और एक जो राष्ट्र हमें मिला था,
अप्रोच पेपर तैयार किया गया, उसी अप्रोच पेपर को हमने अपना नाम दिया, शीर्षक दिया भारत का संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। और उस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो हमारा उद्देश्य निर्धारित किया गया, आप कक्षा छठी की किताब से पढ़ते आ रहे हो, पहले ही पेज पर उद्देश्य दिया गया, लेकिन आपके टीचर ने आपको समझाया या नहीं समझाया, आज तक आपने समझा या नहीं समझा। लेकिन आधार, अपने आधार को समझने के लिए कि जब इस सेवा के अंतर्गत हम जा रहे हैं तो क्या अपना आधार में समझ पा रहा हूं या नहीं, तो उस आधार के महत्व को समझाने का प्रयास मैं यहां से करूंगा कि जो शब्द मैं लेने जा रहा हूं यही हमारा ब्रह्मा विष्णु महेश है, यही दुर्गा है, यही हमारा लक्ष्य है, इसके अलावा कोई लक्ष्य हमारा नहीं है। एज ए नेशन, एक राष्ट्र के रूप में, एक राष्ट्रीय नागरिक के रूप में सिर्फ हमारा उद्देश्य यही है, और इसी उद्देश्य के प्राप्ति के लिए हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं राष्ट्र के रूप में, और इसको और सशक्त बनाने के लिए हम सिविल सेवा में जाना चाहते हैं। तो क्या था? स्वतंत्रता से पहले हमने प्रयास शुरू कर लिया था, कैबिनेट मिशन के बाद कि संविधान का निर्माण कराएंगे। हमारे महान राजनेताओं ने संविधान का निर्माण किया। हालांकि वो जब राज व्यवस्था आप पढ़ेंगे तो उनकी कमियों और अच्छाइयों की दोनों की हम विवेचना करेंगे। तो कमी थी तो कमी का मतलब उनकी आलोचना नहीं, कमियों को दूर करने का हम प्रयास करेंगे। तो तत्कालीन नेताओं ने एक लक्ष्य रखा, कितना अद्भुत लक्ष्य है, S3DR नेशन। पहले SDR था, अब S3DR हो गया। पहले रखा गया कि हम भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाएंगे। लेकिन बाद में पंथ निरपेक्ष समाजवादी दो शब्द जोड़ दिए गए, वो अभी हमारे लिए आदर्श हैं। तो हमारा उद्देश्य क्या है? S3DR नेशन, सोवेरियन सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का निर्माण करना। हमने कसम खाई कि हम भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने हेतु, हम बोले तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए हम वी द पीपल ऑफ इंडिया भारत के लोगों को देंगे। हम देंगे, क्या देंगे? न्याय देंगे, लिबर्टी, स्वतंत्रता देंगे, हर प्रकार की स्वतंत्रता, हर प्रकार का न्याय। फिर उनमें भाईचारा की परिस्थिति लेकर आएंगे। इसके बाद उनकी गरिमा की रक्षा करेंगे, तब राष्ट्र की एकता और अखंडता क्या रहेगी? अक्षुण्ण रहेगी। S3DR नेशन, जैसे आप देखो ये है, ध्यान दें इसको एक बार, सोवेरियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेशन, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये हमारा लक्ष्य है। ये कौन देगा? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, भारत के लोगों को प्रोवाइड कराएंगे, कोई दूसरा नहीं। कैसे? जस्टिस, न्याय देंगे, स्वतंत्रता देंगे, इक्वालिटी, समता देंगे, फ्रेटर्निटी फैलाएंगे, उनकी गरिमा का ध्यान रखेंगे, और यूनिटी और इंटीग्रिटी के माध्यम। जब कहने का तात्पर्य है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए भारतीयों को प्रोवाइड कराएंगे क्या? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी का एक इमोशन, डिग्निटी, गरिमा, यूनिटी और इंटीग्रिटी,
तब हमारा क्या प्राप्त होगा? S3DR प्राप्त होगा। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जब ये सारा कुछ होगा तो इन 5 से, कहने का मतलब या तो इनसे ये मिले या इनसे ये मिले। जब राज व्यवस्था आपको कराई जाएगी पूर्णतः, तो हमारा राष्ट्र संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनेगा, सोशलिस्ट बनेगा, सेकुलर बनेगा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और बनते हुए लोगों को न्याय देगा, स्वतंत्रता प्रदान कराएगा, समता देगा, भाईचारा उत्पन्न करेगा, लोगों की गरिमा बनी रहेगी। इसके बाद एकता और अखंडता होगी, तो हमारा राष्ट्र अपने आप क्या हो जाएगा? S3DR नेशन। और राष्ट्रीय नागरिक होने के नाते हम अक्सर ये बोलते हैं कि भारत विश्व का नेता बने। तो नेता कैसे बनेगा? आपको बनाना होगा। अब सवाल ये हुआ कि S3DR नेशन बनाने के लिए हमें प्रयास करना होगा, और इसका उद्देश्य निर्धारित करते हुए हमने अप्रोच पेपर संविधान का पूरा निर्माण किया, और संविधान को 22 भागों में हमने बांट दिया। जो प्रथम 4 भाग हैं, पहले भाग में हमने क्या रखा? संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र, द यूनियन एंड टेरिटरी। कि संघ क्या रहेगा? संघ कभी नहीं टूटेगा, राज्य छोटे बड़े होंगे। पॉलिटी में आप देखेंगे तो सबसे पहला जो प्रमुख भाग है द नेशन, हमारा राष्ट्र। राष्ट्र के विषय में कहा गया विनाशी राज्यों का अविनाशी राष्ट्र, अनडिस्ट्रक्टेबल नेशन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। तो पहले राष्ट्र, फिर राष्ट्र के अंदर रहने वाले, राष्ट्र के नागरिक। तो भाग 2 में सिटीजनशिप की बात कर ली गई। फिर कहा गया कि ये हमारे लोग हैं, इनकी हमें सेवा करनी है, इनको उस लेवल पर लेकर जाना है कि ये खुद अपने आप में क्या हो जाए? सोवेरियन हो जाए, सक्षम हो जाए। तो इनकी गरिमा के लिए इनको मौलिक अधिकार देना जरूरी है। तो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन दे दिया गया। लेकिन सबको सारे अधिकार दे दिए, सब लड़ेंगे, तो फिर स्टेट को लाया गया। 4 नंबर में दिया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये 4 मौलिक तत्व हैं हमारे। अब सवाल हुआ कि इन सबको इन करोड़ों में कैसे लागू किया जाए? अब तो अरब में पहुंच गए। तो कहा गया मेक द सम स्पेशल टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस, कुछ अलग अलग संस्थाओं का निर्माण हो। तो भाग 5 से लेकर अंत तक इन संस्थाओं को अलग अलग भागों में वेरीफाई कर दिया गया, और कहा गया कि सबसे पहले जब हमें लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करनी है और वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, तो इसके लिए किस प्रकार के इंस्टीट्यूशंस बने, किस प्रकार के संस्थाओं का निर्माण किया जाए। तो ये संस्थाएं ऐसी थी, ध्यान रखें, सारी थी नहीं है। तो इस प्रकार से देखा जाए कि एक सशक्त लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना के लिए 3 मौलिक संस्थाओं का निर्माण किया गया, जो संविधान में पूर्ण रूप से व्यवस्थित रूप से प्रतिस्थापित की गई। और कैसा राष्ट्र, कैसा लोकतांत्रिक राष्ट्र? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, कहने का मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सोवेरियन राष्ट्र। तो उसके लिए कहा गया कि जब इनके इस राष्ट्र के सभी लोगों को सब कुछ हमें प्रोवाइड कराना है, तो संस्थाओं का निर्माण होना चाहिए। और जो संस्थाएं बनी, जैसे ले लिया लेजिस्लेटिव बॉडी या लेजिस्लेचर, विधायिका। तो विधायिका एक विशेष प्रकार की संस्था है जिसमें भारत के लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जाते हैं। लोकसभा, राज्यसभा कहाँ है? केंद्र में, संघ में, और राज्यों में विधानसभाएं, और कुछ राज्यों में विधान परिषद है। तो चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं लोगों के प्रतिनिधित्व करने के लिए, लोगों के प्रतिनिधि हैं। तो ये लोग यहाँ पर लोगों के विकास के लिए, अर्थात राष्ट्र के विकास के लिए समयानुसार कानून, विधि या नियम का निर्माण करते हैं, जिसके अनुसार राष्ट्र की सारी प्रक्रियाएं संचालित तो होगी, जिससे हमारा राष्ट्र शीघ्रता से S3DR नेशन में परिवर्तित हो जाए। तो इनका काम है कानून बनाना। अब यहाँ पर
कहा गया इन कार्यों को, जो विधायिका के कार्य हैं, कार्यपालिका के माध्यम से इंप्लीमेंट किए जाएंगे। अगर विधायिका, कार्यपालिका या आम लोगों में कोई कंफ्यूजन होता है, कोई भी कंफ्यूजन होता है, तो उस कंफ्यूजन को, उस विवाद को दूर करने के लिए अपेक्स पर क्या आई? जुडिशियरी। लोकल लेवल से लेकर कहां? संघ तक, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट। तो ये एक व्यवस्थित तंत्र का निर्माण कर दिया गया। लेकिन मुख्य कार्यकारी कौन है? तो ऐसे देखा जाए तो हेड ऑफ आवर नेशन कौन है? कॉन्स्टिट्यूशनली अगर देखा जाए तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट की सहायता के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल होती है। हालांकि जो मुख्य एक्टिंग एग्जीक्यूटिव होता है वो प्रधानमंत्री हो गया। लेकिन सवाल यह है कि जो यहां कानून बनेगा, मान लिया कि यहां पर अलग अलग विधानसभाओं से लेकर केंद्र तक यहां पर कानून बनाया गया। कानून का नाम हमने दिया XYZ कुछ भी। अब इस कानून को यहां से, इस जगह से कार्यपालिका, कार्यपालक जो हैं इसको इंप्लीमेंट करेंगे। कैसे करेंगे? निर्देशित किया जाएगा। यहां संसद में या विधानसभाओं में कई प्रक्रियाओं के तहत कानून का फॉर्मुलेशन किया जाएगा। फिर राष्ट्रपति महोदय जो मुख्य कार्यपालक है सिग्नेचर करके उसे कानून बना देंगे और फिर इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो पहले कहाँ गया? प्रेसिडेंट के पास। तो प्रेसिडेंट, पी से हमने लिख दिया प्रेसिडेंट, समझ लेना। फिर इसके बाद ये राज्यों में जाएगा गवर्नर के पास। तो गवर्नर या राज्यपाल जिसे आप कहते हैं, मुख्य कार्यपालक राज्य का हुआ, उसकी सहायता के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में क्या है? मंत्रिमंडल है। हालांकि मुख्य कार्यकारी कौन है? मुख्यमंत्री है। अब यहां से इस कानून को ट्रांसफर किया जाएगा इनके माध्यम से कमिश्नरीज तक, जिसको संभाग बोलते हैं, और संभाग से कहां जाएगा? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कहने का मतलब प्रेसिडेंट सेंटर से क्या किया? ये क्या है? सेंटर है। फिर इसके बाद ये क्या है? स्टेट है। और ये कमिश्नरी है। तो सबसे पहले ये कानून जैसे लिया गया कि ये कानून, एक्स कानून यहां पर आ गया। क्लियर? ये कानून यहां पर आ चुका है। तो ये प्रेसिडेंट के माध्यम से सेंटर से ट्रांसफर हुआ कहां पर? राज्यों में। राज्य का खुद कानून हो सकता है कई मामलों पर, जो हम पढ़ेंगे। ठीक। इसके बाद कमिश्नरीज बोले तो संभाग, कई जिलों को बुलाकर बनाया जाता है। और संभाग से ये कहाँ चला गया? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिला में। और जिला में ये किस पर लागू होगा? स्थानीय स्तर पर। किस पर लागू हो जाएगा? स्थानीय स्तर पर। अब इस प्रकार से देखा जाए तो जो हमारे राजनेता थे जिन्होंने संविधान बनाया, उनके दिमाग में ये बात आ गई कि जो हमारा आधार है हमारे देश को सोवेरियन बनाने के लिए, वो स्थानीय स्तर से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कुछ ऐसे व्यक्तित्व या ऐसी पर्सनालिटी या ऐसे पर्सनल्स को नियुक्त किया जाए जो कि सारी समस्याओं को व्यवहारिक स्तर पर समझते हुए, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक स्तर पर समझते हुए इस कानून को इम्प्लीमेंट करें। अगर इनका इम्प्लीमेंटेशन, इस कानून, जो एक्स कानून हमने लिया, इसका इम्प्लीमेंटेशन राइट टाइम राइट प्लेस पर अगर हो गया तो देश निश्चय ही S3DR नेशन बन जाएगा। अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन इन स्तरों पर अगर सामान्य रूप से नहीं हो पाता है, प्रासंगिक रूप से नहीं हो पाता है, तो देश का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। और यहां पर कौन होगा? आप होंगे IAS के रूप में, IPS के रूप में, IRS के रूप में आप होंगे। अतः आपके चुनाव में काफी सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। किसने बोला? संविधान विशेषज्ञों ने। इसलिए कहा गया कि इन सेवाओं में जो भी चुने जाएंगे उनके लिए एक संवैधानिक संस्था होनी चाहिए। तो ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए एक संवैधानिक संस्था होनी चाहिए। अतः संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 308 से लेकर 323 के मध्य एक संवैधानिक संस्था को विकसित किया गया।
केंद्र पर और राज्य दोनों में विकसित किया गया। केंद्र की संस्था का नाम दिया गया यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या नाम दे दिया गया? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसको थोड़ा सा संशोधित करके यहां से ले लेना। जैसा कि आपने देखा कि ये कानून यहां तक लागू होगा तो यहां पर जो भी व्यक्ति यहां चुने जाएंगे IPS IRS के रूप में या स्टेट PSC से आप जानते हो जो SDM बनते हैं, DOSP बनते हैं, तो इनका चुनाव विधिवत होना चाहिए। तो इसके लिए संस्था बननी चाहिए। तो इसको ध्यान में रखते हुए संविधान के भाग 14 में इन सेवाओं की नियुक्ति और सेवा शर्तों से संबंधित प्रविधियों को समाहित करते हुए अनुच्छेद 308 से लेकर 323 के मध्य संवैधानिक प्रविधियों का क्या किया गया? अंतर्वेशन कर दिया गया। कहने का तात्पर्य है कि संविधान में भाग 14 में संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा की स्थापना के लिए प्रावधान किया गया और कहा गया कि इन व्यक्तियों की का जो चुनाव होगा वो व्यवहारिक स्तर पर होगा और हर लेवल पर ये परखे जाएंगे। क्योंकि हमारी जो समाज है, हमारी जो सोसाइटी है, काफी क्या है, विषम है। इस आधार पर रखा जाए और इसको ध्यान में रखते हुए जैसे जैसे मेरी आवश्यकता होती है, कमीशन को ये पता चलता है कि राष्ट्र को ऐसी आवश्यकता, वैसे वैसे इसमें बार बार संशोधन भी किए जा रहे हैं। और यही कारण है कि भारत की सबसे उत्कृष्ट जो ये सेवा है, इसमें आपको सेलेक्ट होने के लिए, चयनित होने के लिए 3 स्तरों से गुजरना पड़ता है। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार से। अब सवाल ये है कि अब आप आधार जान चुके हो, आप अपना महत्व जान चुके हो कि आपकी नियुक्ति उस जगह हो रही है, अगर उस जगह पर हो रही है जो काफी संवेदनशील है, अगर आप अपने कार्यों को, अपने कृत्यों को सकारात्मक रूप से निर्वहन करते हैं और सरकार के बताए गए निर्देशों को संवैधानिक परिस्थिति के अनुसार लागू करने में सफल हो जाते हैं, तो राष्ट्र का विकास होगा। अगर आप नहीं कर पाते तो राष्ट्र का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। अर्थात आप उस परीक्षा की तैयारी करने जा रहे हैं जिससे आपका सिलेक्शन अगर होता है, आप सिविल सेवक बनते हो, तो आपके ऊपर राष्ट्र का विकास निर्भर है। तो सोचो कितना बड़ा दायित्व है। यही कारण है कि इस परीक्षा की जटिलताएं बढ़ जाती हैं। अब आपने इसके महत्व को समझ लिया, तो आप कैसे निर्धारित करें, कैसे प्रयास करें कि आप एक सफल प्रतियोगी की तरह भविष्य में दिखाई दें और अच्छा सिविल सेवक बनकर राष्ट्र की सेवा करें। तो सफलता के लिए देखो, मूलतः 4 तथ्यों पर आप ध्यान दें। मूलतः 4 तथ्यों पर आप ध्यान दें। ये 4 तथ्य क्या हैं? शुरू में थोड़ा सामने आपको हिंट किया था। आप जिस कैरियर का चुनाव करने जा रहे हैं, जो कैरियर आपका हो रहा है, उसको संवेदनाओं से संबंधित करें, उससे प्यार करें और जिसकी तैयारी आप करने जा रहे हैं उसके लिए सर्वोत्तम न्योछावर करने के लिए तैयार हो। अगर सिविल सेवा की आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करने के लिए जो अच्छा से अच्छा हो सके वो देने का प्रयास करें और जो भी उसमें अवसर हैं, अवसर के स्वरूप कई हो सकते हैं, अपॉर्चुनिटी के जो फीचर्स होते हैं वो वेरियस होते हैं, तो उनको आप अनिवार्य रूप से पकड़ने की कोशिश करें। ये मत सोचो कि आज नहीं कल कर लेंगे। और हर परिस्थिति में, चाहे परिस्थिति जो भी हो, उस समूह का सदस्य बने रहें। अब ये 4 तथ्यों को आपको मुझे समझाना है। पहला, कि जिस कैरियर को आप चुनाव कर रहे हो उससे प्यार करो। इसका तात्पर्य क्या हुआ? अभी आप नौजवान हैं, बहुत से स्टूडेंट्स जो होंगे किशोरावस्था से गुजर रहे हैं, तो किशोरावस्था की उम्र ऐसी होती है जिसमें विचलन बहुत ज्यादा होता है। आप काफी संवेदनशील होते हो, दोस्तों के, दूसरों के, आसपास के लोगों से आप बहुत ज्यादा प्रभावित होते हो। जैसे एक बार आपने तय कर लिया कि हमें सिविल सेवा की तैयारी करनी है,
आप शुरू कर लिए। बहुत से ऐसे तत्व हैं जो आपको प्रभावित कर रहे हैं, अरे बड़ी सेवा है, कैसे करें, क्या करें, तो बीच में छोड़ दिया। 5 महीना बीता, फिर से तैयारी करने लगे, फिर छोड़ दिया। जैसे संघ लोक सेवा आयोग ने नोटिफिकेशन जारी किया, फिर शुरू हो गया, फिर बीच में छोड़ दिया। तो ये नहीं करना है आपको। आप जो करियर चुन रहे हो, जो तैयारी करने जा रहे हो, उसमें जुनून के हद तक जाओ, और नहीं जाना है तो बेहतर है उधर जाओ ही मत। मैंने अपने जीवन काल में जो गाइडेंस देने की प्रक्रिया मेरी शुरू हुई आपको, उसमें मैंने महसूस किया कि जैसे मान लो 100 स्टूडेंट्स हैं प्रिपरेशन करे, तो उसमें लगभग आधा कोर्स होते होते 50% स्कूल स्टूडेंट क्या होते हैं, डेमोरलाइज हो जाते हैं। अरे ये सर्विस कर लेता, वो कर लेता, ऐसे कर लेता। आपको इस श्रेणी में नहीं आना है। चुनाव कर लिया तो उस करियर से आप प्यार करें। सोचो कि सबसे बहुमूल्य तत्व जिंदगी का आपका वही है। अगर अपनाना चाहते हो तो नंबर 2, जिसमें मैंने बोला उसके लिए सर्वोत्तम न्यौछावर कर दो, गिव द बेस्ट। उनको याद करो जो जिस भी कैरियर को उन्होंने चिन्हित किया, उसको पाने के लिए उन्होंने क्या क्या किया। हम लोग तो हाइलाइट्स देखते हैं, एक अच्छी मूवी बन जाती है, फिल्म बन जाती है, हम खुश हो जाते हैं, लेकिन उस फिल्म को बनाने के लिए पर्दे के पीछे कितना एफर्ट किया गया होगा। वर्ल्ड कप हम जीत कर आते हैं क्रिकेट में, 4 वर्ष तक इंतजार करते हैं, खिलाड़ी चुने जाते हैं, हटते हैं, जाते हैं, और कितना एफर्ट किया जाता है, और फिर आकर हमें क्या मिलता है। तो जो खिलाड़ी हैं जुनून तक जाते हैं। चलो एक महत्वपूर्ण स्पोर्ट्समैन, जो बहुत प्रमुख स्पोर्ट्समैन हैं, बास्केटबॉल से विश्व चैंपियन रहे हैं, शायद है भी, माइकल जॉर्डन का नाम सुना है। खूब पैसा कमाया, शायद उतना पैसा कोई कमाया नहीं, नाम कमाया। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा कि जब उन्होंने करियर शुरुआत किया तो 9000 बार पहले फेल हुए, और 300 गेम लगातार उन्होंने खेला जिसमें उनका खाता भी नहीं खुला, और आज वो क्या है, महानतम खिलाड़ी है। क्योंकि उन्होंने अपने करियर से क्या किया, प्यार किया, और सब कुछ न्यौछावर कर दिया। तो आपसे कहने का मतलब मल्टी डायमेंशनल न बनो, आप यूनि डायमेंशनल बनो, यूनि डायरेक्शनल। एक लक्ष्य को अगर लेना है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, सफलताएं असफलताओं का दौर तो चलता रहता है, लेकिन आपको सफल होना है तो असफलता से डरना नहीं है। अब इस करियर में जो आपने चुनाव कर लिया सिविल सर्विस, जो भी अपॉर्चुनिटी आती है उनको अनिवार्य रूप से पकड़े। अपॉर्चुनिटी का यहां तात्पर्य यह है कि जितने भी इसके डायमेंशन हैं, हर डायमेंशन पर आप परफेक्ट हो जाओ। क्या क्या डायमेंशन है, क्या पढ़े, कैसे पढ़े, क्या लिखें, क्या बोलें, और हर परिस्थिति में उस समूह का सदस्य बने रहें। ये नहीं कि कोई रिश्तेदार आकर बोल दिया, कोई दोस्त आकर बोल दिया, और उस परिस्थिति को आप क्या करें, परिस्थितियां बदली, उस समूह को छोड़कर निकल गए, परीक्षा की तैयारी छोड़ दिया। नहीं, तो ये 4 तथ्य अगर आपके पास हैं तो आपको कोई दिग्भ्रमित नहीं कर सकता है। तो आज अगर आप तैयारी करने जा रहे हैं तो चुनाव कर लिया कि सिविल सर्वेंट बनना है, तो शुरू हो जाए। और जब तक आप तैयारी करते रहे, अपने आप में रिफॉर्म करते रहे हर लेवल पर, कि जब तक आपका सिलेक्शन न हो जाए। अब देखो, इस परीक्षा की काफी विषमताएं हैं।
अनेक पहलू हैं। तो सामान्यकृत पहलू पर सबसे पहले मैं जा रहा हूं। भारत में जो विद्यार्थी वर्ग है, स्टूडेंट ग्रुप है, क्लास है, हर वर्ग का स्टूडेंट, चाहे वो सिंपली आर्ट से हो, ह्यूमैनिटी से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, मेडिकल से हो, इंजीनियरिंग से हो, हर स्टूडेंट्स एक बार अपनी किस्मत को आजमाने की कोशिश करता है। लेकिन आप किस्मत मत आजमाना, प्रयास करना। और लाखों लाखों स्टूडेंट्स प्रतिवर्ष इस परीक्षा में पार्टिसिपेट करते हैं। इस बार भी करेंगे। हो सकता है इस बार थोड़ी संख्या कम हो जाए, लेकिन नहीं होगी तो 10 से 12 लाख स्टूडेंट फॉर्म को फिलअप करते हैं। कुछ परसेंटेज घटा दे तो 8 से 10 लाख परीक्षाओं में बैठते हैं और सिलेक्शन लगभग 1000 का, 800-1000 के बीच में सीट होती है। तो सक्सेस रेशियो क्या है? इस सक्सेस रेशियो को ध्यान में रखते हुए माइकल जॉर्डन को याद रखना। इसकी सक्सेस रेशियो लगभग ये है। अब आप सोचो, सामान्य रूप से अपने दिमाग में रखें कि अगर इसकी तैयारी करने जा रहे हैं, ऑल इंडिया लेवल की परीक्षा है, अखिल भारतीय स्तर की, तो आपको सफल होने के चांसेस इतने प्रतिशत हैं। तो ये नहीं कि अब ये हकीकत आपको मैं बता रहा हूं तो आप रण को छोड़ दे, रण छोड़ बन जाए ना। हमें ये नहीं करना है। हमें माइकल जॉर्डन को याद रखना है। बहुत से ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे जीवन में। और एक तो हमारी परंपराओं में अक्सर कहा भी जाता है, चींटी से संबंधित है कि एक चींटी है, कुछ फूड मटेरियल लेकर बार बार दीवार पर चढ़ती है, गिर जाती है, फिर चढ़ती है, फिर गिर जाती है और तब तक प्रयास करती है जब तक कि वो सफलता प्राप्त नहीं कर लेती है। अरे भाई, जब इतना % सक्सेस रेशियो इसलिए तो विशिष्ट है। जब आप IAS की तैयारी करते हो, कोई नहीं जानता। प्रीलिम क्वालिफाई कर लेते तो कुछ लोग जानते हैं, मेंस क्वालिफाई किया थोड़े और जाते हैं। और जब इंटरव्यू देकर आप इंटरव्यू का रिजल्ट फाइनल आता है तो पूरा देश जानता है। आपका घर कहां, रिमोट एरिया में, कोई फर्क नहीं है। कुछ दिनों के लिए सारे न्यूज चैनल आपके पीछे पीछे भागेंगे और आपसे पूछेंगे कि सफलता का राज बताओ। कितनी विशिष्ट है। क्लर्क बनोगे तो आपके पास कोई न्यूज चैनल जाएगा? नहीं जाएगा। तो यहां पर जो छटनी हो रही है उसके पीछे कारण क्या है? तो भाई, चुनौती तो है, लेकिन घबराए नहीं। कलाम साहब ने, APJ कलाम साहब ने बहुत पहले एक तथ्य कहा था कि सर्वोच्चता अर्थात शिखर पर पहुंचने के लिए कुछ बल की आवश्यकता तो होती है। कुछ बल की। अजीब से फिलोसफर थे, जाने के बाद भी जीवित हैं। कुछ बल की आवश्यकता होती है। अगर उस बल में प्रयास लगा दो तो सर्वोच्च शिखर आपका है। उस बल में प्रयास लगा दो। प्रयास किस प्रकार का होना चाहिए? वेल ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट। उन्होंने बोला सर्वोच्चता का शिखर आपको प्राप्त होगा, कुछ बल चाहिए और सबसे ज्यादा क्या चाहिए? प्रयास चाहिए। तो प्रयास तो कर सकते हैं। और ये प्रयास कैसा हो, ये बल कैसा हो? उन्होंने बताया शारीरिक मजबूती होनी चाहिए और मेंटल टफनेस।
मानसिक जड़त्व की स्थिति हो कि एक बार हमने ठान लिया तो ये नहीं कि यहां पर किया तो इधर उधर चले जाएं। एक बार हमने कह दिया कि करना है तो भाई करेंगे, तो सोचें और काम करना शुरू करें। अब सवाल यह है कि कब से सोचें और क्या सोचें। तो मेरा आपको संदेश है, जो बच्चे 10+2 कर चुके हैं या बहुत ज्यादा जागरूक है, 10th में भी हैं या स्नातक कर चुके हैं, प्रास्नातक में आ गए यानी पोस्ट ग्रेजुएट कर चुके हैं, मेडिकल बैकग्राउंड से हो, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, कॉमर्स से हो, कोई फर्क नहीं। कहा जाता है जब जगा तभी सवेरा। प्रयास आपको करना, प्रयास की दर सब में अलग अलग हो सकती है, तो आप शुरू करें, क्योंकि पढ़ने सीखने और एक्सपेरिमेंट करने की कोई उम्र नहीं होती है। हालांकि यहां रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो आरंभ करें। जिसको अपना इष्ट मानते हो, माता पिता को मानते हो, अपने सगे संबंधियों को मानते हो, आपका कोई भगवान है पर्सनल, स्मरण करें और शुरू हो जाएं और उनसे यही आशीर्वाद लें कि ये मेरी यात्रा जो आज मैं शुरू कर रहा हूं किसी के इनिशिएशन पर, तब तक चलती रहे जब तक कि मुझे पूर्णतः वो शिखर प्राप्त न हो जाए जिसकी कल्पना हमारे मस्तिष्क में है। अर्थात हमें वो 3 शब्द चाहिए, IAS, IPS, IFS, IRS, जुनून। अब ये जुनून आपके मस्तिष्क में ऐसा केंद्र कर जाए कि कोई इसको हिला न पाए। कैसा होना चाहिए? तो जब आप मुझसे मिलेंगे या संस्थान से कुछ पेपर आप लेकर गए होंगे या जाएंगे, तो वहां पर जो सिलेबस आपको प्रोवाइड कराया गया या कराया जाएगा, उसके लास्ट में मैंने कुछ कोटेशन दिया है, इसको मैं देखकर ही पढ़ूंगा आपके लिए। ये सिलेबस है आपका, आपको प्रोवाइड कराया जाएगा आगे, लेकिन कुछ मैंने यहां लिखा है। क्या लिखा है? प्रतियोगिता में सफलता के लिए किसी भी प्रतियोगी को एक कछुए के समान होना चाहिए, लाइक अ टर्टवाइस या टर्टल। कैसा होना चाहिए? कछुए के समान, क्योंकि आपने तो शिखर का लक्ष्य निर्धारित कर चुके हैं। जो कर्म योग में शांत किंतु निश्चित कदम उठाने वाला हो, कर्म योग में शांत हो, काम हमें करना है शांतिपूर्वक और निश्चित कदम। हमारे दिमाग में हमारा कदम किधर जा रहा है? 3 अक्षर की तरफ। कौन कौन? IAS, IAS, IPS, IFS, IRS। अपनी पीठ को मजबूत करके दुनिया के आघात सहने वाला हो। कोई आपको विचलित करने आ जाए और विचलित हो ही ना। जब विचलन की प्रक्रिया आए तो जैसे कछुआ क्या करता है, अपने सारे अंग को अंदर कर लेता है, अपने शील्ड के अंदर, कवच के अंदर। अपनी पीठ को मजबूत करके दुनिया के आघात सहने वाला हो। विभिन्न दिग्भ्रमित करने वाले आपके लिए है। विभिन्न दिग्भ्रमित करने वाले विषयों से अपनी इंद्री को, जो सेंस ऑर्गन है, अंदर खींचने वाला हो। और क्या हो? साम्य योग। जितनी भी विषमताएं, उनका एक हमको वाद नहीं पैदा करना, हमें योग पैदा करना है। साम्य योग और प्रेम भरी दृष्टि वाला हो, एकदम शांत होके अपनी तैयारी करना है। जैसे आप यदि आध्यात्मिक रूप से हैं, भगवान को भजते, उसी प्रकार से ये हमारा है। शांत पूर्वक हम अपनी तैयारी करते चले जाएं। तो आरंभ करें।
लेकिन आरंभ से पहले जो तथ्य आपको बताए गए उनको ध्यान में रख लें कि एक बार अगर हमने निर्धारित कर दिया तो कर दिया भाई, चलूंगा। कोई साथ दे या न दे, वैसे कोई साथ देता नहीं, आपको खुद करना है। अब शुरुआत क्या करनी है आपको? अब यहां से कुछ फॉर्मल टॉक। देखो, अजीब सी एक विडंबना है कि जब आप मेरे पास आते हो या कहीं भी आप जाते हो, काउंसलिंग होती है तो बोला जाता है क्या शुरू करें। तो एक सामान्य सी बात है, बोलते हैं एनसीईआरटी बुक्स का अध्ययन शुरू करो, एनसीईआरटी की किताबें पढ़ो। अजीब नहीं लगता? यदि यार मैंने तो एमए कर लिया, मेडिकल का छात्र हूं, 6वीं से 12वीं तक फिर क्यों पढ़ने जाऊं? पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 6वीं से 12वीं तक जो मूल कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है हमारे शिक्षा प्रणाली में, वही मेरी जान है। उस समय टीचर ने आपको पढ़ाया नहीं और आपकी जिज्ञासा थी, उस लेवल पर आपने समझा नहीं। जिज्ञासा थी लेकिन समझा नहीं। 6वीं की एनसीईआरटी में अक्सर एक तथ्य आपने पढ़ा होगा, बेसिकली साइंस वाली क्लास में, आओ करके देखें। तो जितने भी एस्पेक्ट हैं उनको करके आपको देखना है। तो अपने से मेरे पास आते हो अच्छी बात, नहीं भी आते कोई बात नहीं, आप अपने से एनसीईआरटी की किताब की शुरुआत करें। गाइडलाइन आपको मिलेगी पूरी। एक पुस्तक आप लेते हो, एक कोई बुक लेते हो, एक टॉपिक को लेते हो, एक पेज को लेते हो, एक सेंटेंस को लेते हो, यही होगा। एक बुक में, बुक तो कई है, सभी बुक्स आपको पढ़नी है 6वीं से लेकर 12वीं तक। आपको जब दिक्कत होती है तो उसके लिए क्या है, एक परफेक्ट गाइडलाइनर आपको चाहिए, उसको सिंप्लीफाई करके आपको समझा दे। तो एक पुस्तक को अगर हमने लिया, एक बुक को लिया, तो उसमें क्या, एक बुक है 200 पेज 400 पेज की हो सकती है, उसमें 10-12 चैप्टर हो सकते हैं, हर चैप्टर में 1000 लाइन्स हो सकती हैं, हर लाइन्स में एक शब्द हो सकता है। तो शब्द यानी वर्ड, लाइन, पेज, चैप्टर, बुक एंड बुक दर बुक। आपको क्या करना है? चलो बुक की बात करें। एक बुक को कम से कम लगातार 5 बार पढ़ें। अब चैप्टर पर आ गए, एक चैप्टर को लगातार 5 बार पढ़ें, सेंटेंस को पढ़ें, आरंभ कर दें। अब इसमें जो आपकी तैयारी शुरू हो रही है, आप करने जा रहे हो, उसको मैं कई चरणों में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। प्रथम चरण, फर्स्ट स्टेज में आपको क्या करना है कि जब आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू करने जा रहे हो तो आपको गाइडलाइन तो चाहिए, क्योंकि जब काउंसलिंग का दौर चलता है तो हमारे पास अलग अलग समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं का निचोड़ आपके पास में रखता हूं। आप जैसे तैयारी शुरू करते हो तो जो सफल कैंडिडेट्स हैं उनसे तो आप मिल नहीं पाते, या तो न्यूज़पेपर आप देख लेते हैं, उनका इंटरव्यू आ गया, मैगजीन्स में आ गया, चैनल्स पर आ गया। तो ध्यान आप रखो कि ये जो मीडिया है ये व्यापारिक है, और आप भी इंसान, हम भी इंसान, जो सेलेक्ट हुआ वह भी इंसान। तो जो उनके पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं कई जगह से अफेक्टेड होते हैं। कोई स्टूडेंट आकर बोल दिया जो सफल हुआ, मैं तो 18 घंटा पढ़ता था, अजीब लगता है। कोई बोल दिया 3 महीने में ही तैयारी कर ली, अजीब लगता है। तो वो तो स्टूडेंट मिलता नहीं है, उससे बात करो। दूसरी ओर जब आप और कई स्टूडेंट से मिलते हैं
जो कि बार बार एग्जाम देते हैं, तो उनके मस्तिष्क में कहीं न कहीं एक भावना होती है कि इसको हम अपनी सच्चाई क्यों बताएं कि हमसे पहले ये सफल हो जाए। तो आप जब भी तैयारी करते हो, आपसे निवेदन है कि किसी प्रोफेशनल्स को पकड़ो जो निरपेक्ष हो, एब्सोल्यूट हो, जिसको कुछ लालच न हो, आपको समझाए। चरण 2 में पुस्तकों का सिलेक्शन, एनसीईआरटी तो रहेगी, बाकी कुछ मौलिक पुस्तकें, लाइब्रेरी ना बनाएं। लाइब्रेरी 2 प्रकार की आ गई। जब हमारा समय था तो पुस्तकें होती थी, अब तो क्या हो गई, मीडिया आ गई। सामान्यतः मैंने महसूस किया, अभी जैसे पिछला जो एग्जाम हुआ, कुछ बच्चे फेल हुए, कुछ पास हुए, अधिकतर फेल हो गए। जब प्रीलिम्स फेल हुए, मैंने बात की, क्या पढ़ा, क्या सर उनका करंट अफेयर पढ़ा, उनका करंट अफेयर पढ़ा, ये मैगजीन पढ़ी, उस करंट अफेयर को पढ़ा, इस करंट अफेयर को पढ़ा, पूरी लाइब्रेरी बना ली, लेकिन उस लाइब्रेरी से कुछ ग्रैब नहीं कर पाया, मस्तिष्क ग्रैब नहीं कर पाया। मेंस में भी वही किया, उनका टेस्ट दिया, उनका टेस्ट दिया, ये दिया। अरे भाई, अपना टेस्ट कब दिया? क्या जहां आपने टेस्ट दिया उस टेस्ट को अक्षरता उस लेवल पर तय किया गया? नहीं किया गया। उनकी वेबसाइट से, उनके यूट्यूब चैनल से ले लिया? नहीं। आप इतने सक्षम हो कि आप खुद कर सकते हो। आपको मौलिकता का ज्ञान होना चाहिए। अगर आपको मौलिकता का ज्ञान नहीं हो पा रहा है, आप कंफ्यूज्ड हो, जो बच्चे न्यू कमर हैं उनके लिए भी मैं बोल रहा हूं, जो बच्चे फेल हो गए हैं, हमारे लिए प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू कुछ भी नहीं होता, फेल तो फेल। उनका मैं स्वागत करता हूं। आप टाइम लीजिए, आइए मेरे पास, मैं आपकी मौलिकता को आपको बताऊंगा कि आप में कमी ये है, और स्वयं तैयारी शुरू करिए। खुद को पहचानो। आप सिविल सर्वेंट हो, बनने जा रहे हो, कोई क्लर्क नहीं बनने जा रहे हैं आप। इनकी गाइड पढ़ लिया, उनकी गाइड पढ़ लिया, आप में मौलिक ज्ञान होना चाहिए। जब तक आपका मौलिक ज्ञान जितने भी रिस्पेक्टेड फील्ड हैं नहीं होगा, तब तक आप तैयारी करते जाओ, फिर भगवान ही मालिक हैं। तो आप अपनी मौलिकता को पढ़ें, मौलिक पुस्तक पढ़ें। एक पुस्तक को कम से कम लगातार 5 बार पढ़ो। सेलेक्टेड पुस्तक रखो, सेलेक्टेड बुक हो आपके पास। इसके बाद राइटिंग, लिखने की आदत डालो। डेली कम से कम, धीरे धीरे आदत आप बनाएंगे, हैबिट को परफॉर्म करें, क्रिएट करें, क्योंकि एक दिन में आपको 6 घंटे कम से कम लिखने, लगभग 100 पेज की कॉपी भरनी होती है। टाइम 3 घंटा, 3 घंटा को मैं एक पेपर में 2.5 घंटा करता हूं, तो 5 घंटे में 100 पेज आपको लिखने हैं। आपके पास पूरा नॉलेज है, अगर नहीं लिख पाते हो तो कोई फर्क नहीं। इसके बाद चौथे चरण में है आपका व्यवहार और अध्ययन का चक्र। अध्ययन का चक्र आप स्वयं निर्धारित करें। व्यवहार आपका शालीन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एक सिविल सेवक कैसा होता है? सिविल सेवक न तो विपक्ष का लीडर होता है कि सरकार की नीतियों पर आलोचना करे, न तो पत्रकार होता है, नहीं तो आमजन होता। आप क्या हो? नौकर हो। आदेश का पालन करोगे तो नम्य बनो, फ्लेक्सिबल पढ़ो, और हर समस्याओं को सहने योग्य अपने आप में एक प्रत्यास्था विकसित करो, इलास्टिसिटी। ये नहीं कि बात बात पर आप क्या हो जाओ, उबाल लेने लगो, और ये हो गया नहीं, उसी में आपको जाना है। तो व्यवहार आप बदलें। अध्ययन का चक्र 24 घंटे, 7 दिन, 1 महीने और पूरे सत्र का आप खुद बनाएं। चरण 5, इसमें होता है समायोजन, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन। ये कोई पर्सनल के साथ आपका जुड़ाव होगा, प्रोफेशनल्स के साथ। जैसे आप मेरे पास जुड़ते हो तो मैं आपके साथ क्या करूंगा, मैं अपनी बात कर रहा हूं।
इसमें समायोजन होगा एक्सटर्नल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी आपकी है, एक्सटर्नल मेरी है, मेरे फैकल्टीज की है। तो दोनों का समायोजन कब होगा? तब अच्छा रिएक्शन होगा जब आपकी कमी को हम जानेंगे, आपके व्यक्तित्व को जानेंगे, उस आधार से हम करेंगे। तो जब आप मेरे पास आओगे तो सबसे पहले आपसे संबंधित जितने पॉइंट उनको मैं समझूंगा, बैठेंगे कि क्या कमी है, किस प्रकार की कमी है। उस कमी को समझने के बाद एक क्रिएशन शुरू होगा। और मेरे पास जब आप आओगे तो अभी मैं बता दे रहा हूं, आपको ट्रीट किया जाएगा नर्सरी के बच्चे के जैसा। आप अपने संस्थान के टॉपर होगे, कोई फर्क नहीं है। आप 33% पाए, हमें कोई फर्क नहीं है। हमें बस ये चाहिए कि आपको पढ़ना लिखना आता हो और आप में व्यवहार हो, बाकी सब हमारे पर छोड़ दो। आपकी एनर्जी और मेरी एनर्जी जब आपस में मिलेगी तब क्या होगा? समायोजन होगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है? अब समस्या एक और आती है कि सारी तैयारी हो गई। कई बार बच्चे ये बोलते हैं कि डिस्टरबेंस होता है। तो पहले मैंने बोल दिया था कि एक बार आप लक्ष्य तय कर चुके हैं तो आगे बढ़ना है। इसमें 2-3 अवरोध आपके पास आने वाले हैं। शुरू में मैंने बोल दिया मेंटल और फिजिकल फिटनेस आपको जरूरी है। इसके बाद फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप, दोस्ती और रिश्तेदारी दोनों ही आपको कुछ समय के लिए भूलना होगा। आपकी दोस्त, आपकी किताब, आपका गाइड। अगर मैं हूं तो मैं, किताबें आपकी दोस्त। मेंटल और फिजिकल जैसे बोल दिया पूरी तरह से चले। अब देखो, सार के रूप में तैयारी कोई भी व्यक्ति कर सकता है यूपीएससी की, और कोई भी सफल हो सकता है बशर्ते उसके पास सुनियोजित क्या हो? प्रयास हो। अब इस सुनियोजित प्रयास आप शुरू कर चुके हो तो मूल तत्व क्या है? सबसे पहले तत्व है क्या पढ़ें, व्हाट टू बी रीड। यह आपको समझ में आना चाहिए। कैसे पढ़ें, हाउ टू रीड। क्योंकि पढ़ना क्या है ये हमें पता है, कैसे पढ़ें ये आपको पता होना चाहिए। कैसे याद करें, हाउ टू रिमेंबर। फिर याद कर लिए तो उसको सीखे कैसे, हाउ टू बी लर्न, व्हाट टू बी लर्न। कैसे और क्या बोले, हाउ एंड व्हाट टू बी स्पीक। क्योंकि ये तीनों पहलू आपके पास हैं तो ये आपको सीखना होगा। क्योंकि जैसे कह दिया गया क्या पढ़ो क्या लिखो, तो पढ़ना और याद करना प्रारंभिक परीक्षा में समझना, लिखना मुख्य परीक्षा और बोलना साक्षात्कार। 3 स्तर आपके पास हैं। पहले स्तर में क्या हो गया? आपको टिक करना है। तो इसमें क्या होता है कि आप सब समझ रहे हो, आपके मेंटल स्टेटस को चेक किया जाता है। जो वहां पर छटनी परीक्षा होती है, आपको छांट दिया जाता है। 12 लाख फॉर्म भरे गए, मान लो 10 लाख लड़के बैठे, लेकिन 1000 सीट के लिए कितने को क्वालिफाई करवाएंगे? 16, 17, 18,000। तो कितने लोग छट गए? लाखों लोग। तो छटनी परीक्षा है। छटनी परीक्षा में आपके मेंटल स्टेटस को तय किया जाता है। जो अभी प्रारंभिक परीक्षा की सिलेबस की जब हम चर्चा करेंगे उसमें मैं बताऊंगा। मुख्य परीक्षा में राइटिंग और साक्षात्कार में आपका क्या होगा? आपकी स्पीकिंग पॉइंट, जो आप क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो। तो जो पढ़ा लिखा, जो समझा, जो सीखा, उसको आपको अभिव्यक्त करना है अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो कोई भी स्टूडेंट सिविल सर्विस की तैयारी कर सकता है, बशर्ते आपको एक आधार अच्छा मिलना चाहिए। क्लियर? इसके बाद मैं अगली जो बातें आपसे होने जा रही हैं या होगी, उसमें हम क्या करेंगे?
कुछ और पहलू को लेकर आएंगे। और पहलू क्या होंगे? आपको शिखर तक पहुंचाने वाले पहलू होंगे। तो आप अपना करियर चुनिए सिविल सर्विस में, और उन्मुक्त होकर, सजग होकर, शालीन होकर, सम्य होकर, स्वाभाविक होकर समर्थवान बने और आगे बढ़ें।